देश हित में सबसे पहले डिटेल में बात करेंगे कोविड से चल रहे युद्ध की, जिसमें काफी सकारात्मक ट्रेंड्स देखने को मिल रहे हैं। भारत में कोविड का संक्रमण दिनों दिन कम होता जा रहा है। 7 दिनों के अंदर पॉजिटिविटी रेशियो 22% से घटकर 17.6% हो चुका है। सरकार ने आज ये कहा कि टेस्टिंग बढ़ाने से फायदा हुआ है। 14 हफ्तों में 2.5 गुना टेस्टिंग बढ़ाई गई। इससे संक्रमण का पता चला और उन पर काबू पाने में मदद मिली। सरकार का दावा सही भी है, कोशिशों का फायदा हुआ, लेकिन चिंता की बात कुछ और। मौत का आंकड़ा कम नहीं हो रहा। मौतें कम नहीं हो रही। मतलब देश में रोज 4000 से ज्यादा कोविड मरीजों की अब भी मौत हो रही है। ये आंकड़े डरावने। आपको एक और एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आज हम दिखाने जा रहे हैं और खुलासा यह है कि पिछली लहर के मुकाबले इस बार नौजवानों की मौत की दर, सही सुन रहे हैं, इस बार नौजवानों की मौत की दर 2 गुनी है, डबल है। और ये डेटा दिल्ली एनसीआर में 7-8 अस्पतालों में की गई स्टडी के आधार पर तैयार किया गया है। ये बहुत ही चिंताजनक है कि हम कोविड में नौजवानों को खोते जा रहे हैं। हिंदुस्तान में कोरोना के इस एक्स फैक्टर को गौर से देखिए। 10 मई को भारत में कोरोना का जो संक्रमण 3,88,058 था, वो एक हफ्ते बाद 17 मई को घटकर 3,19,437 पहुंच गया। लेकिन 10 मई को कोविड से होने वाली मौतों की जो तादाद 3,948 थी, वो एक हफ्ते बाद बढ़कर 4,103 तक पहुंच गई। तो आखिर कोविड संक्रमण का गिरता चार्ट और मौतों पर बढ़ती लकीर से बनने वाला एक्स फैक्टर क्या कहता है? देश में कोरोना का कहर थोड़ा थमता नजर आ रहा है, क्योंकि अब इलाज के इंतजाम धीरे धीरे सुधर रहे हैं। बेड्स और ऑक्सीजन की किल्लत उतनी नहीं रही। जीवन रक्षक दवाओं के इंतजाम सुधर गए हैं। लॉकडाउन और कर्फ्यू का फायदा देखने को मिल रहा है, लेकिन इन हालात में भी अस्पतालों में होने वाली मौतों का आंकड़ा कम नहीं हो रहा। भारत में अब भी औसतन रोज 4000 लोगों की मौत हो रही है। मृत्यु का जो संख्या है 4000 के आसपास, वो इस समय नहीं घट रहा है, ऐसा लगता है, क्योंकि मृत्यु का जो घटनाएं हैं वो केसेस की जो बढ़ोतरी है उससे 2 हफ्ता पीछे चलता है। क्योंकि एक या 1000 या लाख केस जब होते हैं, उसके लगभग 2 हफ्ता बाद उन डेथ्स की मृत्यु होती रहती है, जिसे हम कोहॉर्ट कहते हैं। जानकारों की माने तो जिस हौसले और जज्बे के साथ हिंदुस्तान ने कोरोना से लड़ाई ठानी है, वो इसी रफ्तार से बनी रहे तो अगले 10 से 15 दिनों में मौतों की दर गिरनी शुरू हो जाएगी। पिछले 2 दिनों से हमारे देश में जो नए केसेस हम नोट कर रहे हैं वह 3 लाख से कम हो गए हैं। यानी कि अगर हम आज के केसेस को नोट करें तो पाते हैं कि 27% डिक्रीज इन द ओवरऑल हाईएस्ट पीक विच इंडिया हैड नोटेड ऑन 7th of May। कोरोना को हारते देख देश का हौसला बढ़ता है। आपके हर प्रयास की मैं भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं, सराहना करता हूं। जब आपका जिला अगर जीतता है तो मतलब देश जीतता है। जब आपका जिला कोरोना को हराता है तो देश कोरोना को हराता है। लेकिन इस कोरोना की दूसरी लहर में देश को जो नुकसान पहुंचा है वो बहुत डरावना है। आपने देखा होगा कि कोविड की दूसरी लहर ने पिछले साल के मुकाबले 2 गुना कोहराम मचाया। तकरीबन हर घर परिवार तक संक्रमण पहुंचा है और हर मोहल्ले कस्बे तक मौत ने दस्तक दी है। लेकिन आप शायद ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि इस बार कोरोना का कहर नौजवानों पर ज्यादा टूटा है और इसका अंदाजा आप एक आंकड़े से लगा सकते हैं। 2020 के 9 महीनों में कोविड के 27% मरीज 45 साल से कम उम्र के थे और तब नौजवानों की मृत्यु दर 2% थी, जबकि 2021 के 3 महीनों में ही कोविड के 27% मरीज 45 साल से कम उम्र के थे और मृत्यु दर भी 4% पहुंच चुकी है। ये स्टडी दिल्ली, गुरुग्राम, गाजियाबाद में मैक्स के अलग अलग 7 अस्पतालों से जुटाए गए आंकड़ों के आधार पर की गई है, जिसमें पता चलता है कि मैक्स के इन अस्पतालों में पिछली बार 9 महीने में 45 साल से कम उम्र के 3,929 मरीज भर्ती हुए थे, जबकि इस बार 2021 के 3 महीने के अंदर ही 1,579 नौजवान मरीज भर्ती हो चुके हैं। Last year,
लेस देन 45 वाली पॉपुलेशन में जो मोर्टेलिटी हॉस्पिटल के अंदर थी वो थी 1.7% और इस बार निकली है 3.3%। लेस देन 45 परसेंटेज ऑफ पेशेंट्स सेम थे, लेकिन मोर्टेलिटी इस ग्रुप में इस बार डबल रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि युवाओं में अभी वैक्सीन लगे हुए लोगों की संख्या बहुत कम है। दूसरी बात यह है कि म्यूटेंट वायरस युवाओं के लिए ज्यादा खतरनाक साबित हो रहा है। युवाओं का बड़ी तादाद में घर से बाहर निकलना भी उनके वायरस की चपेट में आने के पीछे एक बड़ी वजह मानी जा रही है। हालांकि आंकड़ों का आकलन करने वाले यही उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले हफ्तों में देश में हो रही मौतों की संख्या में कमी आएगी। पूजा मक्कड़, जी मीडिया, दिल्ली। इशित में अब वो खबर जो दिल्ली के हिसाब से बहुत बड़ी है। कोविड काल में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली वालों के लिए 4 बड़े ऐलान किए हैं। ये ऐलान खासकर कोरोना संक्रमण से पीड़ित परिवारों को ध्यान में रखते हुए किए गए हैं। पहला ऐलान है मुफ्त राशन देने का। दिल्ली के 72 लाख लोगों को मई महीने में मुफ्त में 10 किलो राशन दिया जाएगा, जिसमें 5 किलो राशन दिल्ली सरकार देगी और 5 किलो राशन प्रधानमंत्री योजना के तहत दिया जाएगा। दूसरा बड़ा ऐलान, दिल्ली में जिन लोगों की मौत कोरोना से हुई है उनके परिवार को 50,000 रुपयों का मुआवजा एक्स ग्रेशिया दिया जाएगा। तीसरे बड़े ऐलान के बारे में बताते हैं। कोरोना संक्रमण की वजह से जिन लोगों ने जान गंवाई है उनके परिवार को हर महीने 2500 रुपए पेंशन के रूप में मिलेंगे और ये रकम दिल्ली सरकार देगी। यहाँ पर स्पष्ट कर दूं, जिन्होंने अपने यहाँ कमाने वाले को खो दिया है, जो घर का खर्चा चलाते थे, उन परिवारों को ये 2500 रुपए की पेंशन प्रति महीना मिलेगी। चौथा ऐलान बड़ा है केजरीवाल सरकार का, क्योंकि इसमें अनाथ बच्चों तक मदद पहुंचाने की कोशिश है। ऐसे बच्चे जिनके माता पिता नहीं, उन्हें 25 साल तक का होने तक हर महीने 2,500 रुपए दिए जाएंगे और मुफ्त में उनकी पढ़ाई की व्यवस्था भी की जाएगी। राशन कार्ड है, उनको सरकार हर महीने 5 किलो राशन देती है, 4 किलो गेहूं, 1 किलो चावल। इस महीने ये राशन उनको फ्री दिया जा रहा है, उनसे पैसे नहीं लिए जाएंगे। इसके अलावा 5 किलो और राशन केंद्र सरकार से प्रधानमंत्री जी की स्कीम के तहत और दिया जा रहा है, वो भी मुफ्त दिया जा रहा है। तो ऐसे हर परिवार को जिनके यहाँ कोरोना की वजह से मौत हुई है, उन्हें 50-50 हज़ार रुपये का मुआवजा दिया जाएगा, एक्स ग्रेशिया अमाउंट मुआवजा दिया जाएगा। देशहित में आपको बताना चाहेंगे कि कोविड से लड़ाई सिर्फ एक मोर्चे पर ही नहीं लड़नी पड़ रही है, क्योंकि ये कोविड सिर्फ एक वायरस की बीमारी नहीं है। दरअसल ये कंफ्यूजन की महामारी। लोग बीमारी के लक्षणों को लेकर बहुत ही कंफ्यूज्ड हैं। पैथोलॉजिस्ट पहचान नहीं कर पा रहे, डॉक्टर्स इलाज को लेकर कंफ्यूजन में। कभी RT-PCR से जांच को पुख्ता माना जाता है, फिर HRCT से पहचान की जाने लगती है। इलाज में प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है, इंजेक्शन से इलाज किया जाने लगता है। वहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन भी आए दिन कोविड से जुड़े प्रोटोकॉल्स को बदलता रहता है। ऐसे में कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है और इसी तरह के कंफ्यूजन के शिकार अब वो लोग हो रहे हैं जिन्हें कोविड हुआ था लेकिन वो ठीक हो चुके हैं। ऐसे लोगों को ब्लैक फंगस से लेकर तमाम तरह की दूसरी परेशानियां हो रही हैं। इन्हीं परेशानियों से हम आपको आगाह और सतर्क करना चाहते हैं। ध्यान से देखिए इस रिपोर्ट को। कोरोना को हराने वाले लोग पोस्ट कोविड जिन परेशानियों का सामना कर रहे हैं, उनकी परेशानियों की एक बानगी आपको इस इमरजेंसी लैबोरेटरी में दिखेगी। कोविड न सिर्फ लोगों के लंग्स को प्रभावित कर रहा है, बल्कि किसी के दिल तो किसी के दिमाग में कोविड का कहर बरपा रहा है। वायरस तो चला जाता है, पर वायरस जाने के बाद अपनी छाप छोड़ जाता है। स्पेसिफिकली अभी करंटली हम देखें तो वैरायटी ऑफ केसेस आ रहे हैं, क्योंकि लोगों का मानना है कि कोरोना वायरस सिर्फ लंग्स को अफेक्ट करता है। ये सिर्फ लंग्स को अफेक्ट नहीं कर रहा, सबसे ज़्यादा इसमें जो अभी देखा जा रहा है ये क्लॉट फॉर्मेशन करता है, मतलब ये थक्का जमाता है। अब वो क्लॉट फॉर्मेशन कहीं भी अगर आपके वो ब्रेन में गया तो आपको उस तरह से स्ट्रॉन्ग आएगा। स्कैन आपके हाथ में है, ये भी लंग्स के अलावा अफेक्ट कर रहा है। ये लंग्स के अलावा जैसा अभी हम सुन रहे हैं म्यूकरमाइकोसिस भी, इस तरह के केसेस भी अभी इनमें भी बढ़ोतरी हुई है। ऐसे केसेस भी रेडियोलॉजिकली काफ़ी देखे जा रहे हैं।
विशेषज्ञों की राय है कि कोरोना से ठीक होने के बाद भी मरीज को अपनी सेहत पर चौकस नजर रखनी चाहिए और किसी भी तरह के लक्षण दिखने पर फौरन डॉक्टर से संपर्क करना जरूरी है, क्योंकि पोस्ट कोविड कई परेशानियां उन दवाइयों की वजह से भी हो रही हैं जो इलाज के दौरान इस्तेमाल की जा रही हैं। इनमें सबसे ज्यादा परेशानी स्टेरॉइड की वजह से हो रही है। कोविड की दूसरी लहर में महामारी का कहर शुरू हुआ तो डॉक्टरों ने स्टेरॉइड की मदद लेनी शुरू कर दी। मरीजों को स्टेरॉइड दी जाने लगी और कई मरीज ओवर द काउंटर लेकर भी स्टेरॉइड लेने लगे। जब पेशेंट सीरियस होने लगता है तो ऐसी कोई दवाइयां ही नहीं है जो कि पेशेंट के कोर्स को बदल सकें। ड्रग्स प्रूवन कम हैं और इसीलिए जब स्टेरॉइड्स का प्रूफ आया हुआ है तो लोग समझने शुरू कर दिया कि यही एक जान बचाओ ड्रग हो गई है। सो अनफॉर्चुनेटली दो तरीके से, एक तो जल्दी यूज से बिफोर ड्यूरिंग द वायरल रेप्लिकेशन फेज बिफोर इट इज नीडेड, तो उससे नुकसान हो रहा, और एक हाई डोज स्टेरॉइड्स जो कि लॉन्ग ड्यूरेशन पे चलते जा रहे हैं। स्टेरॉइड्स कई बीमारी ठीक करने में तो कारगर साबित होता है, लेकिन उसके नुकसान भी बहुत हैं। देखा गया है कि माइल्ड सिम्टम्स जब होते हैं और वो पहला यूजुअली 1 हफ्ता होता है, उसमें अगर हम गलती से स्टेरॉइड्स दे दें तो हम वायरस को और बॉडी को हम सप्रेस करेंगे और वायरस बुरी तरह से मल्टीप्लाई होकर और नुकसान देगा। सो घर में नहीं लेना चाहिए, अस्पताल में देना चाहिए और डॉक्टर ही ने ही प्रिस्क्राइब करना है। सेल्फ प्रिस्क्रिप्शन इसका नहीं होना चाहिए, वरना काफी नुकसान हो सकता है, फायदे की जगह नुकसान हो सकता है। कोरोना के इलाज में स्टेरॉइड्स के अलावा दूसरी इम्यूनोसप्रेसेंट दवाओं के इस्तेमाल से मरीज का शरीर कमजोर हो जाता है और जब वो खुद को कोरोना से मुक्त पाता है और जरा भी लापरवाही करता है तो म्यूकरमाइकोसिस जैसी बीमारी चपेट में ले लेती है। म्यूकरमाइकोसिस जो ब्लैक फंगस जैसी अपॉर्चुनिस्ट फंगल इन्फेक्शंस हैं जो कि स्पोर्स हवा में ही घूम रहे हैं, वो जब ऐसे पेशेंट्स इम्यूनोसप्रेस्ड हो जाते हैं, उनका इम्यून सिस्टम खत्म हो जाता है, ऐसे पेशेंट सीवियर भी होते हैं, उनको हाई डोज स्टेरॉइड्स के अलावा टोसिलिजुमैब जैसी दवाइयाँ दी गई होती हैं जो कि इम्यून सिस्टम को सप्रेस करती हैं, तो इनको ज़्यादा वो हो जाती है वल्नरेबिलिटी टुवर्ड्स दीज फंगल स्पोर्स जो कि एयर पैसेजेस में ही इफेक्ट होके वहीं पे मल्टीप्लाई करना शुरू कर देते हैं। और वो आपने सुना ही है, आपने दर्शकों को भी बताया कि ये साइनसेस में, माउथ में, ओरल कैविटीज़ में, ब्रेन की कैविटीज़ में स्प्रेड होके बहुत सीरियस नुकसान करता है। इस बार कोविड से ठीक हो चुके मरीजों में सबसे ज्यादा जो परेशानी दिख रही है वो म्यूकरमाइकोसिस ही है। इसमें शुरुआती लक्षण दिखते ही अगर इलाज शुरू नहीं किया गया तो हफ्ते भर के अंदर ये बीमारी जानलेवा स्तर तक पहुंच जा रही है। हालांकि इस बीमारी का इलाज मौजूद है, लेकिन कोविड के बाद जिस तरीके से म्यूकरमाइकोसिस के मरीजों की संख्या बढ़ी है, उस हालत में इसके इंजेक्शन की भी किल्लत होने लगी है। इसलिए डॉक्टर्स यही सलाह दे रहे हैं कि अव्वल तो स्टेरॉइड्स के इस्तेमाल से बचें और मॉडरेट टू सीवियर केस में अगर जरूरी है तो उसके बाद होने वाले असर पर भी नजर रखें। पूजा मक्कड़, जी मीडिया, दिल्ली। ब्लैक फंगस का खतरा कितना ज्यादा है इसका अनुमान आप ऐसे भी लगा सकते हैं कि सरकार अब इसे कंट्रोल करने के लिए प्लान तैयार करने लगी है। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी.के. पॉल ने तो ये भी कहा कि इस घातक बीमारी को अब और नहीं बढ़ने दिया जाएगा। खुद प्रधानमंत्री ने भी डॉक्टरों के साथ जो बैठक की उसमें म्यूकरमाइकोसिस, जिसे ब्लैक फंगस भी कहा जाता है, इस पर प्रमुखता से चर्चा की और लोगों में जागरूकता फैलाने की बात भी कही गई। ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि कोरोना अब शहर से गांवों की तरफ बढ़ चला है और गांवों से ब्लैक फंगस के ज्यादा मामले आने लगे हैं और वजह यह है कि वहां संक्रमण की पहचान और समय पर इलाज शुरू ही नहीं हो पा रहे। म्यूकरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस की वो बीमारी जिसकी चपेट में आना सबसे आसान है और जिससे बच पाना उतना ही मुश्किल। अब ये ब्लैक फंगस देश के 10 से ज्यादा राज्यों में पांव पसार चुका है। देश के अलग अलग हिस्सों में ब्लैक फंगस अब मरीजों की जान भी लेने लगा है, क्योंकि सही वक्त पर बीमारी की पहचान नहीं हो पा रही और इलाज भी नहीं हो पा रहा। देश में ब्लैक फंगस की बीमारी की आहट पर केंद्र सरकार के कान भी खड़े हैं। सरकार ने बीमारी से बचने के लिए जागरूकता फैलाने का प्लान बनाया है। ब्लैक फंगस एंड म्यूकर, हमने सारे ही स्टेट्स के साथ इस खराब बीमारी की चर्चा करी। हमने कई तरीकों से डॉक्टर्स को अवगत कराया और जानकारी दूर दूर तक पहुंचाने की कोशिश करी। एम्फोटेरेसिन बीन की अवेलेबिलिटी पे खूब पुश है और अभी तक इतना नंबर नहीं है
लेकिन इसको आगे नहीं बढ़ना है। ब्लैक फंगस से सावधानी इसलिए जरूरी है क्योंकि कोरोना से कमजोर हुए मरीज के अंदर ये बेहद तेजी से बढ़ रहा है और देखते ही देखते घातक रूप ले रहा है। हरियाणा के सिरसा में अग्रोहा मेडिकल कॉलेज में ब्लैक फंगस की बीमारी का इलाज हो रहा है, जिसमें चंद दिनों के अंदर 10 नए केस मिले और 2 मरीजों की जान भी जा चुकी है। जिनको शुगर है और जो लंबे टाइम से बीमार हैं और वो हॉस्पिटल में आईसीयू में एडमिट रहे हैं, उनमें ये फंगस होने का चांस ज़्यादा है। ब्लैक फंगस से बचाव के लिए अस्पतालों में अब पोस्ट कोविड मरीजों की ब्लैक फंगस जांच भी की जा रही है। ब्लैक फंगस के केस वैसे तो महाराष्ट्र और गुजरात में बहुत ज्यादा मिले हैं, लेकिन राजस्थान के भी अलग अलग जिलों में इसके केस सामने आ रहे हैं। बीकानेर में ब्लैक फंगस के 12 मरीज मिल चुके हैं। स्पेशली जो स्टेरॉइड्स होते हैं या जो मरीज इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होते हैं, कोई उनके साथ एसोसिएटेड बीमारी होती है, स्पेशली डायबिटीज़, उस केसेस के अंदर एक सुपरविंड इन्फेक्शन होता है जो फंगल इन्फेक्शन होता है, जिसकी वजह से ये जो ब्लैक फंगस या म्यूकोरमाइकोसिस है फैलता है। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में भी पोस्ट कोविड 4 मरीजों में इस बीमारी के लक्षण दिखने के बाद उन्हें इलाज के लिए उदयपुर रेफर करना पड़ा है। कोविड आने के बाद इस तरह की बीमारी अपने को ज़्यादा देखने को मिलती है। ये जनरली हर कोविड पेशेंट में नहीं मिलेगी, पहली बात तो। म्यूकोरमाइकोसिस के मामले मध्य प्रदेश में भी तेजी से बढ़ रहे हैं। जबलपुर में ब्लैक फंगस ने बेहद तेजी से पांव पसारा है। जिले में म्यूकोरमाइकोसिस के मरीजों की तादाद 28 तक पहुंच चुकी है, जिसमें सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज में ही 13 मरीज भर्ती हैं। बाकी के मरीज निजी अस्पतालों में इलाज करा रहे हैं। से करीब 28 मरीजों की तो पुष्टि है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि चूंकि इसके लक्षण धीरे धीरे उत्पन्न होते हैं तो मरीजों की संख्या और हो सकती है। और चूंकि पोस्ट कोविड है, इतने सारे कोविड मरीज अपने यहाँ पॉजिटिव हुए हैं, तो इनकी संख्या बढ़ भी सकती है। सूबे के विदिशा जिले में ब्लैक फंगस की चपेट में आकर 18 साल के युवक की जान चली गई है, जबकि 3 और मरीज इसकी चपेट में आ चुके हैं। छत्तीसगढ़ में भी ब्लैक फंगस के 2 मरीज मिल चुके हैं, जिनकी वक्त रहते पहचान की गई है और रायपुर में उनका इलाज किया जा रहा है। सरकार कोशिश कर रही है कि इस बीमारी को लेकर जागरूकता फैलाई जाए ताकि खतरा कम हो सके। सांस के द्वारा जाता है तो साइनस में जाता है और फिर फैल करके पूरा बोन को डैमेज करते हुए ऊपर ब्रेन में ही पहुंच जाता है। तो एक प्रकार से बहुत खतरनाक है और इसका इलाज तत्काल होना चाहिए। बिहार सरकार ने, स्वास्थ्य विभाग ने IGIMS को एक तरीके से देखा जाए तो ब्लैक फंगस इलाज के लिए अलग से व्यवस्था की है और 50 बेड को सिर्फ और सिर्फ ब्लैक फंगस मरीजों को लिए रखा गया है। अब देखना होगा कि इस बीमारी से राज्य सरकार है वो किस तरीके से निपटती है। ब्लैक फंगस के मरीज हालांकि कम तादाद में ही मिल रहे हैं, लेकिन पूरे देश में मिलने लगे हैं। इनकी संख्या मई के महीने में ही बढ़ी है और अगर अभी से ब्लैक फंगस को लेकर सावधानी बरत ली गई तो जान के नुकसान को रोका जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कोविड से जुड़े एक और खतरे की आज चर्चा शुरू हुई है। पता चला है कि सिंगापुर में कोविड का एक स्ट्रेन बच्चों में बहुत तेजी से फैल रहा है। हालत यह है कि सिंगापुर सरकार ने सारे स्कूल बंद कर दिए हैं, बच्चों को ट्यूशन सेंटर्स भी जाने से मना कर दिया है। कहा जा रहा है कि सिंगापुर में कोविड का स्ट्रेन B161 जैसा ही वेरिएंट जो बहुत तेजी से फैलता है। भारत में भी सिंगापुर में फैल रहे स्ट्रेन को लेकर काफी डर का माहौल है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने तो ट्वीट कर सिंगापुर से आने वाली फ्लाइट्स पर रोक लगाने की मांग की। सिंगापुर सहमा हुआ है। बच्चों के स्कूल बंद कर दिए गए हैं, ट्यूशन सेंटर बंद कर दिए गए हैं, प्राइमरी से लेकर सेकेंडरी और जूनियर कॉलेज तक सारे के सारे 28 मई तक के लिए बंद कर दिए गए हैं। ये सब इसलिए क्योंकि सिंगापुर में स्थानीय स्तर पर कोविड का ऐसा वायरस फैला है जिसने पिछले 8 महीनों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। सिंगापुर में एक साथ 38 लोगों में कोरोना का संक्रमण पाया गया है और उनमें बड़ी संख्या में बच्चे भी शामिल हैं। सिंगापुर के शिक्षा मंत्री चान चुंग सिंह ने कहा है कि वायरस के ये म्यूटेशन इतनी तेजी से फैल रहे हैं कि ये छोटे बच्चों को ज्यादा अटैक कर रहे हैं। यही हमारे लिए चिंता का कारण है। हालांकि कोई संक्रमित बच्चा गंभीर रूप से बीमार नहीं पड़ा है। सिंगापुर में बच्चों को प्रभावित करने वाले वायरस स्ट्रेन की चर्चा से भारत में डर का माहौल है। दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया
कि सिंगापुर में आया कोरोना का नया रूप बच्चों के लिए बेहद खतरनाक बताया जा रहा है। भारत में ये तीसरी लहर के रूप में आ सकता है, इसलिए केंद्र सरकार से अपील है कि सिंगापुर के साथ हवाई सेवाएं तत्काल प्रभाव से रद्द हों और बच्चों के लिए भी वैक्सीन के विकल्पों पर प्राथमिकता के आधार पर काम हो। देश में बच्चों को कोविड के वायरस से खतरे की चर्चा हुई तो जी न्यूज ने सरकार के सामने ये चिंता जाहिर की। वायरस के सिंगापुर वेरिएंट की भी बात हो रही है, इसमें क्या सच्चाई है? कहा जा रहा है कि बच्चों पर ज़्यादा असर करेगा तीसरी लहर के रूप में, और कर्नाटक में भी देखा गया है बच्चों के ज़्यादा मामले आने लगे हैं। तो सर इसकी क्या सच्चाई है? बच्चों में सीरियस डिजीज नहीं होती, सिंपल तरीके से ही वो फैलाए नहीं इन्फेक्शन, ये एक पार्ट है, और सिंपल ट्रीटमेंट पैरासीटामोल वगैरह से ही उनका इलाज हो जाता है। लेकिन ये याद रहे कि अगर वायरस अपना स्वभाव बदलता है तो ऐसा स्वभाव ना बने कि जो ज्यादा इफेक्ट करे, इसके ऊपर भी नजर रहनी चाहिए, नजर है। वैसे सरकार ने पहले ही साफ कर दिया है कि कोविड की तीसरी लहर आके रहेगी और तीसरी लहर में बच्चों को ज्यादा खतरा हो सकता है। ऐसे में अगर सिंगापुर में कोविड बच्चों को चपेट में ले रहा है तो भारत के लिए ये बड़ी चेतावनी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हमारी अगली कहानी कोई खबर नहीं, सिर्फ एक सफर, और ये सफर है मेरठ के जुड़वा भाइयों का, जो आए भी एक साथ, जिए भी एक साथ और संक्रमण से लड़ते लड़ते हमेशा के लिए अलविदा भी कह गए एक साथ। साथ आए, साथ रहे, साथ ही चले गए। ये दर्दनाक कहानी मेरठ के ग्रेगरी परिवार के जुड़वा भाइयों की है, जिनकी कब्र के पास एक मजबूर पिता असहाय खड़ा है। जोफ्रेड वर्गिस ग्रेगरी और रोल्फ्रेडो जॉर्ज ग्रेगरी दोनों जुड़वा भाई थे। मेरठ के इसी घर में उनका बचपन बीता था। दोनों भाई न सिर्फ देखने में बल्कि पढ़ने से लेकर खेलने तक जिंदगी की हर विधा में एक जैसे थे। अब देखिए ना, दोनों एक स्कूल में पढ़े, दोनों ने एक साथ कंप्यूटर इंजीनियरिंग की, दोनों एक साथ सॉफ्टवेयर इंजीनियर बने और दोनों ने एक साथ नौकरी शुरू की। दोनों एक साथ हैदराबाद में रहते थे। मेरठ में उनके घर के आसपास रहने वाले लोग बताते हैं कि दोनों भाई एक साथ ही कोरोना से संक्रमित हुए थे और एक की मौत हुई तो दूसरा भी चला गया। बचपन से एक साथ ही रहते थे और मतलब ये समझ लो कि एक ही समय की पैदाइश है इनकी। छोट बड़ाई भी 1 मिनट की है और जब भी इन्हें कुछ होता था, अगर एक को बुखार हो रहा तो दूसरे को ज़रूर बुखार होता था। कुछ समय पहले एक बेटे का एक्सीडेंट हो गया था तो दूसरे का भी एक्सीडेंट हो गया था, तब उनको बचाया, मतलब ठीक हो गए। अब जब एक बीमार पड़ा तो दूसरा भी बीमार हो गया, एक वेंटिलेटर पर गया तो दूसरा भी वेंटिलेटर पर गया, एक की बॉडी आई तो फिर दूसरे की भी बॉडी ऐसी आई। और इत्तेफाकन जहाँ इनको दफनाया गया, बॉडी भी दोनों को एक साथ ही जगह मिली, बराबर बराबर में दोनों एक साथ ही दफनाए गए। 23 अप्रैल को दोनों भाइयों ने 24वां जन्मदिन हमेशा की तरह एक साथ मनाया था। इसी दिन वो बीमार पड़े थे। डॉक्टर की सलाह पर घर में इलाज शुरू हुआ। तबीयत बिगड़ी तो अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन हालत बिगड़ती चली गई। पहले जोफ्रेड ने दम तोड़ा, बाद में रोल्फ्रेडो ने। प्राण छूटने से पहले रोल्फ्रेडो ने माँ से फोन पर अपने भाई के बारे में पूछा था। माँ ने उसे झूठ बताया, वो शायद समझ चुका था। कितने दर्द भरी कहानी है बेटे के, मैं क्या बताऊं, भगवान कसम इतनी दर्द भरी कहानी है बेटा कि हमारे ना आंसू नहीं रुक रहे थे। जिस दिन पहले बेटे की बॉडी आई, जो बाप भी लग रहा था कि कोई नहीं था करीब इनके, अकेला बाप तड़प रहा था। फिर अगले दिन दूसरे की बॉडी आ गई। इतने अच्छे खासे बच्चे, तंदुरुस्त बच्चे, झेलने वाले बच्चे। 24 साल की छोटी सी जिंदगी रही, लेकिन दोनों भाइयों ने साथ में बिताई और ये दोनों मृत्यु के बाद भी साथ हैं। और ये किसी सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं है। जिस कोविड संकट से हम और आप गुजर रहे हैं, कई परिवार ऐसे जो ऐसे ही दर्द और पीड़ा से होकर फिलहाल गुजर रहे हैं। पिछले 3 दिनों से अलग अलग राज्यों में तबाही मचाने के बाद ताउते तूफान अब कमजोर पड़ चुका है। इस वक्त ताउते तूफान गुजरात के सुंदरनगर से गुजर रहा है, जहां इसकी रफ्तार सिर्फ 50 किलोमीटर प्रति घंटा की है। लेकिन पिछले 36 घंटे में इस तूफान ने गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा और अरब सागर में खूब तबाही मचाई।
16,000 से ज्यादा घर बर्बाद हो गए। गुजरात और महाराष्ट्र में 14 लोगों की मौत हुई। तूफान गुजर चुका है, लेकिन तबाही की निशानी साफ साफ दिख रही है। ये दिख रहा है कि ताउते की चपेट में जो भी आया उसने बर्बाद कर दिया। पाँच, 4, 3, 2, 1 और ये पेड़ गिर गया। सड़क से गुजर रही महिला बाल बाल बच गई। कुछ मीटर की दूरी से ये महिला ताउते का शिकार होने से बच गई। गुजरात में अमरेली के इस इलाके में कुछ भी नहीं बचा है, सब कुछ तबाह हो गया है। तस्वीरें ताउते के बाद की तबाही की निशानियां बता रही हैं। बेहद दूर से मोबाइल से ली गई ये तस्वीर डराने वाली है। तेज हवा में बिजली का टावर धीरे धीरे गिर रहा है। जूनागढ़ की ये तस्वीर बता रही है कि उस तूफान के सामने जो भी आया वो तबाह हो गया, बर्बाद हो गया, मिट गया। केरल के अलापुजा शहर के निचले इलाकों में सिर्फ पानी ही पानी है। घरों में पानी, बाजार में पानी, चारों ओर सिर्फ पानी ही पानी। रायगढ़ के इस इलाके में कुछ भी नहीं बचा है। घर में सिर्फ 2 दीवारें बची हैं। छत तेज हवाओं के साथ उड़ चुकी है। ये महाराष्ट्र के विरार का इलाका है। यहाँ सड़कें पूरी तरह से डूबी हुई हैं। दुकानों में छतों का नामो निशान नहीं है। ये तस्वीर उस वक्त की है जब समंदर में तेज लहरें उठ रही थी। तूफान चरम पर था। ताउते ने सबसे ज्यादा तबाही गुजरात और महाराष्ट्र में मचाई। गुजरात में 3 और महाराष्ट्र में 11 लोगों की मौत हुई। इस तूफान में कुल 16,000 से ज्यादा घरों को नुकसान पहुंचा और अब सिर्फ तबाही की निशानियां बची हुई हैं। अब खबर समंदर में फंसे लोगों की। जिस वक्त ताउते तूफान तबाही मचा रहा था, उस वक्त समंदर में तकरीबन 707 लोग फंसे हुए। राहत की बात है, इनमें से 314 लोगों को बचा लिया गया है। लेकिन अब भी ये चिंता बढ़ाने वाली बात, 393 जान समंदर में फंसी है।
उन्हें निकालने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सवाल यह है कि समंदर में जब तूफान की आशंका पहले से थी तो फिर इन लोगों को पहले ही क्यों नहीं निकाल लिया गया। सबसे बड़ा बचपन P305 पर सवार 93 लोग अब भी नहीं मिले हैं और उनके लिए सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। समंदर की उफनती लहरों के बीच ये सांसों को बचाने की कोशिश हो रही है। ये तस्वीर पूर्व मध्य अरब सागर में चल रहे सबसे बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन की है। इस एक शख्स को बचाने के लिए नेवी के जवानों ने जी जान लगा दी है। ये दूसरी तस्वीर दमन की है, जहां कोस्ट गार्ड के हेलीकॉप्टर से समंदर में फंसे लोगों को बचाने का काम जारी है। चारों ओर तेज हवाएं चल रही हैं। ऐसे में कोशिश है कि ताउते तूफान की वजह से समंदर में फंसे लोगों को बचाया जा सके। दरअसल चक्रवाती तूफान ताउते के चक्रव्यूह में देश के 4 बड़े जहाज फंस गए। ये चारों जहाज अरब सागर में थे और इसमें सैकड़ों लोग सवार थे। समुद्री तट से ये जहाज काफी दूर थे, जिसकी वजह से ये समंदर में ही फंस गए। दरअसल चक्रवाती तूफान में 3 जहाज और 1 बजरा समंदर में फंसे थे। इन चारों में सबसे ज्यादा लोग P305 बजरे पर थे। इसमें 273 लोग सवार थे, जिसमें 177 लोगों को बचा लिया गया। INS कोलकाता और INS कोच्चि ने लोगों को रेस्क्यू किया। बाकी लोगों को बचाने का काम भी जारी है। जिन लोगों की जान बचाई गई वो राहत की सांस ले रहे हैं और जो अभी तक फंसे हुए हैं उन्हें बचाने के लिए नौसेना और कोस्ट गार्ड जी जान से जुटे हैं। ऐसे हमारा बार्ज जो है हैंगिंग कर दिया गया था, लेकिन तूफान के कारण जो है हैंगिंग टूट गया और हम लोग बह गए। कहाँ गए? कितने घंटे पानी में थे? अरे करीब हम लोग पानी में थे सर 14 घंटा। 14 घंटा तक? क्या आपको कभी यकीन था कि 14 घंटे लगातार पानी अगर आप जिंदा रह पाएंगे फिर वापस? नहीं, डर तो हो ही गया था, जान पे तो आ ही गई थी। ऊपर वाले की शुक्र मना रहे थे कि हम लोग जो है जल्दी से जो है कोई मदद करने वाला आ जाए, हम लोग निकल लिए। हम लोग एंकरिंग पॉइंट पे आ गए थे तो एंडिंग हो गया था, तो एंकर डाले 4 एंकर डाले थे, तो तेज तूफान के कारण एंकर टूट गया, तो हम लोग का शिप बहते बहते पालघर पहुंच गया। पालघर, हाँ, बहते बहते। हमें लोग 170 या 175 थे, ऐसे थे। बार्ज गाल कंस्ट्रक्टर भी समंदर में फंसा था। इस जहाज में 137 लोग फंसे थे। इन सभी को रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर बचा लिया गया है। अरब सागर में फंसे ऑयल रिंग सागर भूषण में 101 लोग सवार थे। INS तलवार के जरिए इन लोगों को बचाने का काम किया जा रहा है, लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिली है। अच्छी खबर बार्ज SS3 से भी नहीं आई है। इसमें 196 लोग सवार थे। इन्हें बचाने के लिए भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। 4 INS जहाजों के जरिए समंदर में फंसे लोगों को बचाने की कोशिश हो रही है। कुछ कामयाबी भी मिली है और कुछ मुश्किलें भी आई हैं। समंदर में तूफान अब थम चुका है। उम्मीद की जा रही है कि बाकी फंसे लोगों को भी बचा लिया जाएगा। लेकिन यहाँ सवाल इससे बड़ा है। सवाल ये है कि जब 5 दिनों से अलर्ट था कि अरब सागर में तूफान आने वाला है, तो इन लोगों को पहले से रेस्क्यू क्यों नहीं किया गया? आखिर जो लोग फंसे हैं उनकी जान की जिम्मेदारी किसकी है? क्या तूफान को देखते हुए 4 से 5 दिन के लिए ONGC का काम रोका नहीं जा सकता था? क्या सरकार की इजाजत से ये लोग समंदर में तूफान के दौरान भी काम करते रहे, या फिर किसी निजी कंपनी की लालच की वजह से ये लोग समंदर में फंसे हैं और अब पूरा समुद्री अमला इन्हें सुरक्षित बचाने में लगा है? कृष्ण मोहन मिश्रा, जी मीडिया। सवाल कई हैं, लेकिन जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है और राहत और बचाव का काम ही चल रहा है। आगे बढ़ेंगे। हत्या के आरोप में फरार चल रहे 2 बार के ओलंपिक मेडल विजेता पहलवान सुशील कुमार की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। क्यों बढ़ गई हैं? क्योंकि दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने सुशील की अग्रिम जमानत खारिज कर दिया, उनकी याचिका को खारिज कर दिया। सुशील कुमार के वकील ने कोर्ट को यह बताया कि सागर धनखड़ की हत्या में सुशील की कोई भूमिका नहीं है।
उनके वकील ने सुशील की उपलब्धियों का भी हवाला दिया और अग्रिम जमानत की मांग की, लेकिन सुशील की अग्रिम जमानत की याचिका को दिल्ली पुलिस ने ये कहते हुए विरोध किया, कोर्ट को बताया कि पुलिस के पास सुशील के खिलाफ पुख्ता सबूत है और केस की जांच के लिए उनकी गिरफ्तारी जरूरी है। यानी ओलंपिक्स में फिर खेलने का सपना तो सुशील का टूट ही गया। अब मर्डर केस में उनके बचने के रास्ते भी धीरे धीरे बंद होते जा रहे हैं। अब या तो दिल्ली पुलिस उन्हें गिरफ्तार करेगी या फिर वो खुद सरेंडर करेंगे। के साथ ही डेंजर की पोजीशन पर ले आए, रेफरी की उद्घोषणा का इंतजार और ये बाई फॉल के आधार पर विजयी रहे वर्ल्ड चैंपियन सुशील, जिसके नाम ओलंपिक का सिल्वर मेडल हो, श्री सुशील कुमार कुश्ती, जो अर्जुन अवार्ड से भी नवाजा गया हो, जिसकी कुश्ती की कायल पूरी दुनिया हो, पूरी दुनिया झूमती हुई सुशील, जो एक बार फिर से ओलंपिक मेडल जीतने की हसरत रखता हो। यानी शोहरत की बुलंदी पर बैठा एक स्टार आज मोस्ट वांटेड का टैग लेकर फरार है और पुलिस ने उस पर 1 लाख का इनाम भी रखा है। ओलंपिक चैंपियन रहे इस पहलवान पर हत्या का आरोप है और आरोप भी एक उभरते पहलवान के मर्डर का। दरअसल सुशील कुमार पर उभरते हुए युवा पहलवान सागर धनखड़ के मर्डर में शामिल होने का आरोप है। 4 मई की देर रात दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में पहलवानों के 2 गुटों में जमकर मारपीट हुई, जिसमें 5 पहलवान गंभीर रूप से घायल हो गए। गंभीर रूप से घायल युवा पहलवान सागर धनखड़ ने 5 मई की सुबह इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। पुलिस जांच में ये बात सामने आई कि सुशील और उसके साथियों ने सागर को बेरहमी से पीटा, जिसकी वजह से वो गंभीर रूप से घायल हो गया और बाद में उसने अस्पताल में दम तोड़ दिया। सुशील की मुश्किलें इसलिए भी बढ़ती दिख रही हैं कि दिल्ली पुलिस ने दावा किया है कि उसके पास सुशील के खिलाफ ठोस सबूत हैं। दिल्ली पुलिस ने कोर्ट को बताया कि उसके पास ऐसे इलेक्ट्रॉनिक सबूत है जिसमें सुशील मारपीट करते दिख रहे हैं, जबकि सुशील के वकील ने दावा किया कि सुशील की वजह से सागर धनखड़ को कोई चोट नहीं लगी। लेकिन कुश्ती के अखाड़े में विरोधियों के दांत खट्टे करने वाले सुशील कानूनी अखाड़े में बिल्कुल कमजोर पड़ गए हैं। मारपीट की उस घटना के बाद से ही सुशील फरार हैं। दिल्ली पुलिस गैर जमानती वारंट लेकर जगह जगह छापा मारकर उन्हें ढूंढ रही है। इतना ही नहीं, दिल्ली पुलिस ने सुशील का पता बताने वाले को 1 लाख के इनाम की घोषणा भी कर रखी है। यानी गिरफ्तारी से पहले ही सुशील की इतनी फजीहत हो गई है कि सालों की कमाई शोहरत अब किसी काम की नहीं रही। अब सवाल ये उठता है कि आखिर 23 साल के एक उभरते हुए युवा पहलवान से सुशील की क्या दुश्मनी थी। अब तक की पुलिस जांच में ये बात सामने आई है कि सागर धनखड़ सुशील की पत्नी के फ्लैट में बतौर किराएदार रहता था। कुछ बातों को लेकर सुशील और सागर के बीच में विवाद हो गया। विवाद की वजह से सागर को किराए का वो फ्लैट छोड़ना पड़ा। ये भी बताया जाता है कि 1 महीने का किराया बाकी रह गया था, जिसकी वजह से सुशील और सागर के बीच विवाद और बढ़ गया। कहते हैं कि इन छोटी छोटी बातों से विवाद इतना बढ़ गया कि सुशील ने इसे प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया और फिर वो हुआ जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। दुनिया के एक मशहूर पहलवान ने अपने साथियों के साथ पीट पीट कर एक उभरते हुए पहलवान की जान ले ली। हम ये चाहते हैं कि सरकार से भी, प्रशासन से भी और अदालत से भी कि इनको फांसी की सजा होनी चाहिए। कानून का शिकंजा सुशील पर कसता जा रहा है। शोहरत खोने के साथ ही सुशील अब तक बहुत कुछ गंवा चुके हैं। अब कानून की अदालत में बचेंगे या नपेंगे, ये तो समय ही बताएगा। लेकिन फिलहाल सुशील कुमार के लिए राहत के सारे रास्ते बंद हो गए हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.